नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अब आखिरी समय है। जैसा कि आपका एग्जाम सीटी और डिटेल्स देने लगी है, तो अब आखिरी समय। अब आखिरी समय में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बने उनको अच्छे से समझना है। और कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ी बात, कॉन्सेप्ट आपको अपना क्लियर रखना है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका वो छूटना नहीं चाहिए इस टाइम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की लाइन क्या लिखी है, समय और शिक्षा का ही सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। यानी समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। तो यही सही समय है। सीटेट का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही समय है कि आप अच्छे से आखिरी बार में अच्छे से तैयारी कर लें और अपने आप को सीटेट में सफल कर लें। तो चलिए आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, परीक्षा देने से पहले अवश्य देखिए, लिखा गया है तो जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है, कक्षा 3 की एक अध्यापिका अंकिता, उसको पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप से लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अध्ययन शैली कौन सी है, जो अध्ययन शैली इनकी कौन सी, यानी ये मौखिक में नहीं, इनको ज्यादातर क्या लिखने पे ज्यादा जोर देते हैं कि लिखित हुई चीज इनको ज्यादा चाहिए। तो इनकी शैली कौन सी है? ऑप्शन ए श्रव्य यानी दोस्तों श्रव्य मतलब क्या होता है, सुनना। बी दिया है गतिबोधक, सी दिया है दृश्य, या डी दिया सौंदर्य बोधक। तो दोस्तों क्या होगा, वो लिखने पे ज्यादा जोर दे रहे, मानी वो क्या होगा, दृश्य होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी दृश्य। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले दिया है, जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। मतलब रोल प्ले है, उसमें स्थिति मतलब कोई ना कोई बच्चे किसी न किसी चीज का रोल प्ले कर रहे होंगे और उसमें क्या उनके विचारों मतलब आपस में बातचीत करना है। वह किस कौशल के संवर्धन का काम कर रहे हैं, यानी इससे उनका कौन सा कौशल विकसित हो रहा है? ए अभिनय, बी वाचन, सी लेखन, या डी पठन। तो दोस्तों आपको पता है क्या हो रहा है, अभिनय तो कर रहे हैं लेकिन क्या वाचन, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो उनसे क्या वाचन, उनका जो संप्रेषण है वो सुधर रहा है, यानी कम्युनिकेशन स्किल जो उनकी होती है वो उससे उनकी बेटर हो रही है, बढ़िया हो रही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्यों? क्योंकि बताइए क्यों करना चाहिए? यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। दूसरा दिया है, यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। सी दिया है, शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। फिर डी क्या दिया है, कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। तो पहला क्या कह रहा है, मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो एक समान गति से सीखेंगे। अरे भाई, एक क्लास में कई तरह के बच्चे आते हैं, सब चाहे उनकी मातृभाषा में सीखे चाहे कैसे, सब एक समान गति से कैसे सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। तो ये क्या आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, सीखे, अगर वो मातृभाषा सीखेंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। ऐसा तो जरूरी तो नहीं है कि वो मतलब सभी प्रश्नों के आंसर देने लगेंगे। फिर आपका डी क्या दिया, कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। अब ये ऐसा बच्चे हैं, भटकाव होना सामान्य बात है, कुछ भी हो सकते हैं। तो मातृभाषा में शिक्षा देने से भटकाव नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या देता है, शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे। हाँ, जब आप उनकी मातृभाषा यानी मदर टंग में जब आप उनको क्या शिक्षा देंगे तो वो क्या बहुत आसानी से ग्रहण कर लेंगे, जो चीज उनको पढ़ाया जाएगा वो आसानी से समझ लेंगे। और साथ ही साथ कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे, यानी सब अब लगेगा कि हाँ उन्हीं की कक्षा है, उनके जैसे बोल रहे हैं टीचर, उनके जैसे बात कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अपने आप को कक्षा में ढाल सकेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, अगला दिया है, शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित करेंगे?
विषयों पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके। जहां शब्द सीमा ही तय कर दी जाएगी वहां अच्छा लेखन कैसे होगा, लेखक कैसे बनेगा कोई, तो ये ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे और आगे सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर। चलिए ये तो अच्छी बात कह रहा है। अब आगे देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है। शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कहकर। अच्छा सोचिए, सिर्फ कह दे तू अपनी राइटिंग बहुत अच्छी कर लो, बाकी सब काम हो जाएगा, बाकी तुम एक अच्छे लेखक बन जाओगे, क्या ये सही बात होगी? नहीं दोस्तों, सिर्फ राइटिंग अच्छी करने से ही वो एक अच्छा लेखक नहीं बन पाएगा। केवल उनकी व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर। अब भाई सिर्फ व्याकरणिक ज्ञान होने से ही वो एक अच्छा लेखक बन जाएगा? नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? शिक्षार्थियों को किए गए अच्छे कार्य, यानी अगर वो अच्छा लिख रहे हैं तो उनको प्रशंसा करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे, कहेंगे नहीं बहुत अच्छा किया तुमने, तथा उसे आगे अगर उसने कोई गलती की है, कोई त्रुटि है, उसमें और क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं उसको बता करके उस पर टिप्पणी देंगे, तब वो क्या एक अच्छा लेखक बनने के लिए प्रेरित होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका, योगात्मक आकलन। क्या पूछ रहा है? योगात्मक आकलन के बारे में पूछ रहा है कि इसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया है विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना। क्या इसका उद्देश्य विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना है? या बी पूछ रहा है शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत अथवा धीमी गति से सीखने वाले का ठप्पा लगाना। इसको तो आप तुरंत ही काट लीजिए कि बच्चों को बुद्धिमान, औसत गति, धीमी गति सीखने वाले का ठप्पा लगा दिया जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर सीधे है विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, इसको अभी रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा करना। साप्ताहिक आधार ये हो सकता है, लेकिन ये इसका उद्देश्य नहीं है, तो गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, योगात्मक आकलन में होता क्या है दोस्तों, यही होता है क्या कि विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र की जाती है ना, कि उसने कितना सीखा है अब तक, वो कहाँ तक प्रगति की है, उसकी कितनी प्रोन्नति हो रही है, उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। योगात्मक आकलन में यही चीज देखा जाता है, यही चीज उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों सीटेट में एक चीज ध्यान रखिएगा, आप हमेशा ना जब भी पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा पूरा ऑप्शन नीचे तक जाइएगा। ये नहीं कि आपको पहला दिख गया, लग रहा है कि पहला सही है तो वही टिक कर दे। सीटेड वाला जो पेपर बनाते हैं ना बहुत चालाक होते हैं, जानते हैं, ऐसा ऐसा ऑप्शन डाले रहते हैं, आप पहला देखेंगे आपको लगेगा अरे यार यही सही है, यही लगा दो, लेकिन नहीं, गलती ऐसी मत करिएगा कि पहला देखते ही अगर आपको लगे लगा दे। आप नीचे तक पढ़िएगा, हो सकता है उससे बेटर ऑप्शन वो नीचे में डाल सकता है, क्योंकि अगर वो पूछता है कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो जरूरी नहीं है कि बाकी तीन जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन हो सकता है जो आखिरी जहां तक शायद आप ना पहुंचे वो सबसे महत्वपूर्ण हो। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ के पूरा ऑप्शन नीचे तक जाइएगा, ठीक है, तब आप एनालाइज करिएगा, तब आप देखिएगा कि कौन सा उसमें सही है। ठीक है दोस्तों, ये काम जरूर करिएगा। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, कक्षा एक से बच्चों को पढ़ाने के लिए मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा के कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है? यानी क्लास के फर्स्ट वालों को क्या ज्यादातर मौखिक प्रयास पे ज्यादा बल दिया जाता है, ठीक है, कि उनको ज्यादातर बोलने की क्षमता का उनका विकास किया जाए। अब इसमें से ऐसा कौन सा चीज है जो उनको सबसे ज्यादा मौखिक विकास पर बल देगा? क्या वो रोल प्ले हो सकता है, क्या वो बाल गीत गाना हो सकता है, व्याकरण खेल हो सकता है, या वर्णमाला सीखना हो सकता है? तो वर्णमाला सीखना, व्याकरण खेल, ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं। व्याकरण खेल वैसे भी कक्षा 1 के बच्चों को बहुत अभी वो हो जाएगा। बाल गीत गाना से, बाल गीत गाने से उनके मौखिक जो उनकी बोलचाल का विकास होगा, ये भी सही बात नहीं है। क्या रोल प्ले होगा, लेकिन सबसे अच्छा किससे होगा? सबसे अच्छा किससे होगा? रोल प्ले से होगा। जब आप उनको कहेंगे कि तुम आज शिक्षक बनी हो, तुम आज ये बने हो, तुम आज उसका रोल कर रहे हो और तुमको उनकी तरह बोलना है, तो बच्चे को क्या बोलने की क्षमता का विकास होगा। वो एक दूसरे से संप्रेषण बातचीत कर करके उनके बहुत अच्छे जो उनकी मौखिक शैली होगी वो बहुत उसका विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है। मतलब एक कहानी, एक स्टोरी पढ़ रही है, जिसमें क्या लिखा है, जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली, कौन है? अली,
खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है। यानी क्लास चल रही थी, कोई स्टोरी सुना रही है शिक्षिका चिड़िया के बारे में, उसी से रिलेटेड एक लड़का अब बताता है कि एक दिन मैंने भी पार्क में एक गिलहरी की, कैसे उसको घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा करी थी। तो अब बताइए अली क्या कर रहा है, अली की प्रतिक्रिया कैसी है। ऑप्शन ए, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ रहा है। बी, शिक्षिका को बीच में रोक रहा है। बोलने का अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि वह कक्षा में सक्रिय है, ये भी तो सही हो सकता है ना दोस्तों। उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति, हो सकता है वो ध्यान खींचने की प्रवृत्ति कर रहा हो, लेकिन नहीं, आप देखेंगे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, पठन सामग्री को अपनी व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ रहा है। यानी जब शिक्षिका उसको कोई स्टोरी सुनाई तो वैसे ही वो चला गया उस टाइम में जिस टाइम उसने गिलहरी की मदद की थी, तो क्या उसको एक उस तरह का अनुभव हुआ था, तो जिसको वो क्या अपने पाठ से जोड़ दिया। वैसे भी जितना भी आपके एनसीएफ वगैरह क्या होते हैं, व्यक्तिगत अनुभव से जोड़कर पढ़ाने की शिक्षा के बारे में कहते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये देखिए शिक्षिका को बीच में तो बिल्कुल नहीं रोक रहा है, ये सब गलत हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है। समूह में एक भाषा को कार्य करने को दिया है। इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी, मतलब इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की भूमिका क्या होगी। ऑप्शन ए देखिए, यह सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर प्राप्त हो, इसके लिए उन्हें बार बार समय का ध्यान दिलाना चाहिए। बी कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। सी कह रहा है शिक्षिका को सभी समूहों को पूर्ण स्वायत्तता देनी चाहिए, इसलिए उसे कुर्सी पर अलग से बैठ जाना चाहिए। अरे भैया कुर्सी पर अलग से बैठ जा मैडम जी और कुछ करे ना। फिर यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं करें, सिर्फ यही देंगे कि तुम लोग शांत रहो, बोलना मत, कोई लोग एकदम शांत रहो, सिर्फ इससे होगा नहीं। क्या देखिए शोर नहीं करना और क्या अलग से कुर्सी बैठ जाए और क्या करने दें, जो काम कर रहे हैं उनको छूट दे दें कि जाओ तुम लोग को जो करना है करो। तो ये भी क्या हो गया, क्योंकि क्या आपको क्या शिक्षिका को क्या माना जाता है, टीचर्स को क्या एक सुविधादाता परामर्शदाता माना जाता है, एज अ मॉनिटर ट्रीट किया जाता है। तो आपको सिर्फ एक अलग से कुर्सी लेके नहीं बैठ जाना है। फिर क्या कर रहा है, ये देखिए यह सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर प्राप्त हो, इसके लिए उन्हें बार बार समय का, ये भी गलत बात है कि बार बार समय का ध्यान दें, अरे जल्दी करो टाइम हो गया। नहीं, क्या करना है, शिक्षिका को क्या करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक समूह में प्रतिभागिता बने, मतलब जो समूह है उसके सब बच्चे क्या भाग लें, सब कार्य करें। और क्या करना है, और आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना है। हाँ भाई, बच्चों को जब जरूरत लगेगी आपकी, तो एज अ मॉनिटर, एज अ सुविधादाता आप क्या उनकी मदद करेंगे, आप उनको क्या उनकी जब भी जरूरत है कि शिक्षक को वहाँ मौजूद रहना रहेगा उनकी सहायता के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ बेस्ट होगा, बी से बेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है। क्या कह रहा है, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है। ऑप्शन ए लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता। बी क्या कह रहा है, प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा उनके अर्थ खोलने की योग्यता। यहाँ अर्थ यानी अर्थ समझने की योग्यता होगी। पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता। पठन सामग्री में आए शब्दों को उनका अर्थ जानने की योग्यता। सब में तो अर्थ आ रहा है, सब तो आप सही किसको मानेंगे, जिसमें क्या सबसे बेस्ट क्या दिया, अंतःक्रिया। जहां अंतःक्रिया मिल गया कि अंतःक्रिया करके, यानी पठन सामग्री के साथ क्या, उसके साथ अंतःक्रिया करना, उसके साथ तालमेल बैठा के कार्य करना है। तो यहाँ आपका क्या होगा, उसको अंतःक्रिया करके उसके अर्थ गढ़ेंगे, यानी अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन, रचनात्मकता मतलब सृजनात्मकता उनकी जो है उसका आकलन करने के लिए सहायक होंगी। बताइए किस प्रकार के प्रश्न होंगे। देखिए एक शब्द वाले प्रश्न, जैसे हम पूछ लिए तुम्हारा नाम क्या है या इस भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है, क्या उससे उनकी रचनात्मकता का विकास होगा, नहीं होगा।
खुले अंत वाले प्रश्न, इसको भी छोड़ दीजिए। बहुवैकल्पिक प्रश्न, सिर्फ बहुविकल्पिक प्रश्न, सिर्फ 4 ऑप्शन दिया, एक का जवाब उसने टिक कर दिया, क्या उससे उसकी कल्पना शक्ति, रचनात्मकता का विकास होगा? नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ भी आप इसको काट दीजिए। सत्य असत्य, इसमें भी टिक कर देगा, सही गलत ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन खुले अंत वाले प्रश्न, जिससे खुले अंत प्रश्न वाले जिससे उसके क्या चिंतन का विकास हो, उसकी कल्पना शक्ति का विकास हो। एक ऐसा क्वेश्चन कि बताओ महात्मा गांधी के ने ऐसा क्यों किया, उस महात्मा गांधी के विचार अपने शब्दों में बताओ, जिससे क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचे कि आज़ादी के समय में क्या क्या लोगों ने किया, कैसे कैसे किया। ऐसा कोई क्वेश्चन जिससे बच्चा क्या सोचने पे मजबूर हो, कुछ नया करने पे मजबूर हो, कुछ नया ऐसा जिससे उसकी कल्पना शक्ति का विकास हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खुले अंत वाले प्रश्न। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? किसके बारे में पूछ रहा है? भाषा के बारे में सही है। ऑप्शन देखिए, यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, बहुत सही, बहुत अच्छी बात किया है। यह व्यवस्थित है, यह नियमों तथा अपवादों का नियम है, यह अनेक विचारों का विचार है। तो दोस्तों देखिए, कह तो रहा है भाषा के बारे में सब है, व्यवस्थित भी है, नियम अपवाद भी होते हैं भाषा में, और क्या अनेक विचारों का विचार भी। लेकिन बेस्ट क्या है? बेस्ट चुनना है दोस्तों आपको। मैंने पहले ही बोला सीटेड में ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि आपका सर चकराएगा, आपको लगेगा अगर यार ये भी सही है वो भी सही है, कौन सा लगाऊं। लेकिन दिमाग खोलकर बैठिएगा, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो बिल्कुल सही होगा, उसी पे टिक करिएगा। वो कैसा? जैसे व्यवस्थाओं की व्यवस्था, मतलब अब सब चीज इसमें आ गया है, क्या व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा भाषा क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको गणित में, इंग्लिश में, संस्कृत में सब ऐसा ही मिलेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आप किसी की भी पेडागॉजी आपकी गलत नहीं होगी। अब आगे चलिए, अगला क्या कह रहा है, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? सर्वोत्तम यानी सबसे बेस्ट, संदर्भों में, पृथकता में, वर्णमाला के क्रम में, जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाएं। अरे ठीक है, ऐसे तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन सर्वोत्तम कैसे होगा? संदर्भ में यानी कॉन्टेक्स्ट में, एक एक करके सब चीज पढ़ते हुए चलेंगे, उसका अच्छे से अर्थ ग्रहण करते हुए चलेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी संदर्भ में सीखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन 12 क्वेश्चन का क्या सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा? संदर्भ में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? निदानात्मक परीक्षण मैंने आपको पेडागॉजी क्लास में निदानात्मक, उपचारात्मक, ये सारे परीक्षण मैंने आपको बताए हुए हैं। तो चलिए बताइए इसमें क्या है, क्या उद्देश्य होगा? माता पिता को प्रतिपुष्टि देना, क्या सिर्फ यही है? विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना, क्या सिर्फ प्रगति तालिका भरने से उसका निदानात्मक परीक्षण होगा? संकलनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना, या फिर डी शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। तो दोस्तों सबसे जो बेस्ट ऑप्शन क्या है, यही है कि शिक्षार्थी जो हैं उनकी समझ, वो उनका कारण क्या, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी हो रही है समझने में कि क्या दिक्कत, तो यही होता है ना निदान। मैंने आपको बताया था ना हॉस्पिटल में, अभी आप अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो क्या हॉस्पिटल जाते हैं तो पहले आपको निदान केंद्र में भेजा जाता है। निदान मतलब वहाँ क्या परीक्षण किया जाता है कि आपको बीमारी क्या है, उसका कारण क्या है, यह जानने का प्रयास किया जाता है। सेम वही शिक्षक पहले निदान करता है, पहले उसका कारण जानेंगे तभी तो उसका उपचार करेंगे ना, ठीक है, कारण जानेंगे तभी उपचार, तो कारण को जानना निदान होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी यानी शिक्षार्थी समझ के स्तर पे कहाँ पिछड़ रहा है यह जानना क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है, बाल केंद्रित कक्षा। बाल केंद्रित सबसे जानते ही आप लोग, बाल केंद्रित क्या बच्चे को प्रमुख माना जाएगा, बालक को केंद्र में रख करके पूरा पेपर ही आपको सॉल्व करना। आप पेपर भी कैसे सॉल्व करेंगे कि बच्चा है, बच्चे को कोई भी हानि ना पहुंचे, बच्चे को कोई भी ऐसा उसके साथ कुछ गलत ना होने पाए, सब कुछ बच्चा मुख्य रहेगा। तो क्या कह रहा है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को सुविधा के लिए पूरे पाठ के एक एक वाक्य समझाना चाहिए। अच्छा, प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए ताकि विद्यार्थी को आसानी हो। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हैं। ये तो सबसे बढ़िया बात कह रहा है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं प्रदर्शित करना चाहिए। चलिए, आपने चारों ऑप्शन पढ़े, देखिए इसमें सबसे बढ़िया क्या कह रहा है, क्या पूरे एक एक वाक्य को समझाना, ये भी मतलब ठीक है पर उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आपका ये कर रहा है। ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करने चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। सबसे अच्छा वर्ड क्या दिख रहा है आपको दोस्तों, प्रोत्साहित हो। जब बच्चे क्या खुद अंदर से प्रोत्साहित हो कि आखिर शिक्षक ने क्या पढ़ाया, ऐसा क्या चीज है, इसमें से खुद क्वेश्चन करें, खुद पूछें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। जहां भी आपको प्रोत्साहित बच्चे को आगे बढ़ाया जाए, आगे कराया जाए, तो वो आपका सही हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है दोस्तों, रचनावादी क्या दे रहा है, रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए। रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन ए दे रहा है व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल और अभ्यास पर। अच्छा, बी क्या कह रहा है, शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्य पुस्तक को पढ़कर। यह मान्यता है कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाए। विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। तो देखिए दोस्तों, जहां भी ड्रिल आ जाए, अभ्यास आ जाए, उसको तो तुरंत काट दीजिएगा अगर वो क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है, क्योंकि कभी भी ड्रिल और अभ्यास ये सब चीजें नहीं, बच्चों को ड्रिल मतलब क्या होता है, वही अभ्यास कराना, ये सब चीजें विद्यार्थियों पर नहीं कराई जाती हैं। पाठ्य पुस्तक बस क्या खाली पाठ्य पुस्तक को पढ़ाकर, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, पाठ्य पुस्तक एक संसाधन रहेगा लेकिन एकमात्र संसाधन कभी नहीं हो सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यह मान्यता है कि सभी तभी सीखी जाती है जब शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाएं। जरूरी तो नहीं, जब अगर शिक्षार्थी सीखना ही नहीं चाहे, अंदर से प्रोत्साहित ही नहीं होगा, तो शिक्षक क्या करेगा, कितना सिखाएगा, नहीं सीख पाएगा शिक्षार्थी भी। लेकिन ऑप्शन आपका डी क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव, यानी बच्चे जो अनुभव लेकर कक्षा में आते हैं, उनके पहले के अनुभव को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा, ऐसे कार्य जो उनको नवीन ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करें ना, नवीन ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करें, वही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। वैसे भी जहां जहां नवीन ज्ञान, पूर्व अनुभव, संदर्भ, प्रोत्साहन, ऐसे वर्ड आपको दिखे वही सही रहता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या, पूर्व अनुभव को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज करना। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6 शब्द के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। बड़ा अच्छा काम कर रही है शिक्षिका। तो इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है। यानी दोस्तों, शिक्षक के जो टीचर है, जो शिक्षिका है, वो क्या कर रही है, आती है क्लास में, बच्चों को एक स्टोरी सुनाती है, लेकिन उसका कहानी खत्म ही नहीं करती है, उसका अंत नहीं करती है। फिर बच्चों से कहती है, अब बताओ इसका अंत क्या होगा, तुम लोग सोचो इसका अंत कैसे किया जा सकता है, विचार करो, बात करो। यानी वो शिक्षिका क्या कर रही है, बच्चों का कल्पना शक्ति का विकास कर रही है, उनके बोलने की क्षमता का विकास कर रही है, उनका मतलब एक तरह से क्या, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो क्या कर रही है वो, कौन सा कौशल कर रही है, नियंत्रित लेखन, रचनात्मक लेखन, निर्देशित लेखन या उत्पाद लेखन। मैंने क्या बताया, कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रही है, उनको सृजनात्मक बना रही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक लेखन सही हो जाएगा। नियंत्रित तो वो कर ही नहीं है, न निर्देशित लेखन है, न उत्पाद लेखन, तो क्या होगा, रचनात्मक लेखन आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, भाषा अधिगम, भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया ना, महत्वपूर्ण सब होंगे, कम या ज्यादा पूछेगा तो क्या पूछा है, सबसे कम, कम पूछा है। देखिए, महत्वपूर्ण सब हैं, जो कम है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या है, वो कम है। तो देखिए, किसी शब्द की वर्तनी की पता लगाना, ठीक है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी शब्द का अर्थ ढूंढना, किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना, किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना। अच्छा दोस्तों, वर्तनी का पता लगाना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी वर्तनी, शब्दकोश के लिए वर्तनी का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। अर्थ ढूंढना, आखिर जो शब्द लिख रहे हैं बच्चों को उनका अर्थ भी तो पता ही होना चाहिए ना। फिर क्या, शब्द के भाषा भेद की जांच करना, ये भी सही बात है। लेकिन कर्मवाच्य, अभी ये सब तो बहुत बात की बात है ना, कि उसको उसका कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सब पता होना चाहिए। तो ये क्या, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अब आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित है। संज्ञानात्मक यानी बौद्धिक, जो बुद्धि से जुड़ा है। ए, मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा तार्किकता तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। यहाँ पे दोस्तों संज्ञानात्मक सीखा है, तो संज्ञानात्मक इसमें आदत निर्माण की प्रक्रियाओं पे बल देते हैं, तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। अगला क्या दे रहा है, भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसका विकास दोस्तों, लेखन कौशल का विकास करते समय किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए पूछ रहा है। ऑप्शन ए अच्छी लिखावट, बी व्याकरण पक्ष, सी शब्द सीमा, या विचारों की अभिव्यक्ति। तो ये तीनों तो आपका सिर्फ अच्छी लिखावट, सिर्फ व्याकरणिक पक्ष और शब्द सीमा से ही क्या उस पर आप ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, क्या करना होगा, विचारों की अभिव्यक्ति, ये देखना होगा कि उसके लेखन कौशल में उसने हमने विचार को कैसे अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कक्षा 1 की भाषा की पाठ्य पुस्तक में, क्लास फर्स्ट की भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहले पृष्ठ पर मेले का दृश्य, किसका दृश्य बना हुआ, मेले का दृश्य छपा हुआ है, जिसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ एक दृश्य, एक फिगर, एक चित्र बना हुआ है। शिक्षार्थियों के लिए इसका उद्देश्य क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, चित्रों को देखने में मजा आएगा, क्या बच्चों को देखने में मजा आएगा, मजा तो आएगा ही, लेकिन और आगे पढ़ लेते हैं। चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना, अच्छा, उन्हें ऐसे चित्र बनाने की अवसर प्रदान करना। अरे भाई कक्षा 1 के विद्यार्थी क्या चलेंगे, कहेंगे देखो चित्र बना हुआ, चलो तुम भी वैसा ही फिगर बनाओ, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। पुस्तक पठन में उनके धैर्य में वृद्धि करना, अरे बच्चे, छोटे बच्चे, उनके धैर्य वगैरह का क्या चेक करेंगे हम लोग, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मजा आएगा, लेकिन ये सबसे सही नहीं है। चित्र को समझना, सिर्फ मजा ही करने नहीं देना बच्चों को, उनको क्या, वो जब ऐसा कुछ बना होगा, मान लीजिए एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, ये वाली स्टोरी का फिगर बना हुआ है ना, कहानी का फिगर बना हुआ है, तो बच्चे उसको देखकर क्या उस माध्यम से बताया जा रहा है कि कौवा जाता है, कौवा को प्यास लगी थी, फिर धीरे धीरे कंकड़ ले आता है, कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आता है, तो ये बच्चे क्या विश्लेषण करके क्या समझ जाएंगे, समझे दोस्तों। तो क्या चित्रों को समझना तथा विश्लेषण करना। तो लेकिन यहाँ मेला था, मेला को देख के क्या समझेंगे कि मेला लगा है, वहाँ पे तरह तरह की चीजें बिक रही हैं, तो ये सब विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला दिया है अभिकथन, यहाँ देखिए कथन दिए हैं। अभिकथन ए क्या कह रहा है आपका, शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है। अच्छा सही बात है, संबंध तो करना ही चाहिए। कारण आर क्या कह रहा है, संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में इधर चला है आपका बेहतर प्रदर्शन के समर्थ बनाना है। सही बात है ये भी कि कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है, सही है। और क्या, कार्य का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन करने में समर्थ बनाता है। सही बात है, जब संप्रेषण अच्छा होगा तो उनको अभ्यास करने में, बेहतर प्रदर्शन करने में समर्थ बनाएगा। तो यहाँ देखिएगा क्या क्या दिया है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, मिल गया पहले में ही, अभी तो बोला दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और बाकी आपके तीनों गलत हो जाएंगे। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए, बताइए किस पर प्रस्तुत करना चाहिए जो निर्देशित रचना होती है, अव्यक्तित्व स्तर पर, आरंभिक स्तर पर, या किशोरावस्था के स्तर पर, या वयस्क के स्तर पर। तो दोस्तों जो निर्देशित रचना होती है उसको किस पे आप लोग करेंगे, आरंभिक स्तर पर, बच्चों का क्या सबसे जो प्री स्टेज जो उनका रहता है उस पर प्रस्तुत करना चाहिए, यानी आरंभिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है, यानी गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है आनंद के लिए पठन, बी दिया है परीक्षण के लिए पठन, सी दिया है सूचना के लिए पठन, डी दिया है लेखक के विषय में जानने के लिए पठन। तो दोस्तों गहन पठन कब करता है, जब हम कोई नॉवेल कोई बुक ले लेते, गहन पठन क्या करते हैं, आनंद, हमको उसमें आनंद मिलता है, हमको रुचि मिलता है, तो हम उसका गहन पठन करते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम, शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, या डी, शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाओं सीखने में समर्थ बनाना। तो दोस्तों जो सबसे सही आपका बेस्ट क्या है, उनकी भाषाओं का प्रयोग करना, यानी उनकी भाषाओं का प्रयोग करना ही क्या युक्ति में बहुभाषिकता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है। देखिए किसका समर्थन करता है। ए, पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है। अच्छा ये तो सही बात है। पठन का मतलब लिपि पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य सामग्री के विचारों का सांकेतिक पठन है, ये भी गलत होगा। लेखक बनने के लिए पठन आवश्यक है, लेखक बनने के लिए सिर्फ पठन आवश्यक है, ये भी गलत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पठन का मतलब क्या अर्थ ग्रहण करना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य है। चलिए उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। कहानी सुनाने का उद्देश्य शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षा देना। मान लीजिए ये तो है, शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षा तो दिया ही जाता है। शिक्षार्थी को कहानी याद करने के समर्थ बनाना, सिर्फ याद करना, याद करने के लिए कहना, ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को कहानी पठन के लिए समर्थ बनाना है, अच्छा कहानी पढ़ने में समर्थ बनाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा, सिर्फ पढ़ने के लिए। शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना, क्या हो जाएगा, मौके देना, अवसर देना, किसके, भाषा सीखने के, तो यही आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुझाया गया है। पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी लघु कहानी पढ़ना और अन्य वृत्तांत को पढ़ना, इसका उद्देश्य क्या होगा। गहन पठन का बढ़ावा देना, नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना, विस्तृत पठन को बढ़ावा देना, अकादमिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों जो लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह, ये सब जो सुझाया जा रहा है पूरक पठन के लिए, इसका क्या उद्देश्य होता है, विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर ए, कविता के विचारों और थीम पर, बी, तुकबंदी पर, भाई कविता की कक्षा है तो थीम पर चर्चा करेंगे, तुकबंदी पर भी करेंगे, काव्य संसाधनों पर भी करेंगे, लेकिन व्याकरण पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और बाकी तीनों आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है। सही बात है। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, संकेत बदलना व संकेत मिलना। अच्छा, भाषा संचरण, संदर्भ में भाषा, सामाजिक भाषा, व्यवहार। तो दोस्तों जब दूसरी भाषा या भाषाओं में शब्द मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संकेत बदलना व संकेत मिलना। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या अर्थ है। अभी हम लोग ने निदानात्मक शिक्षण देखा था, अब हम लोग क्या देखेंगे, उपचारात्मक। देखिए क्या कह रहा है, शिक्षार्थी के अधिगम को सुधार करना है। चलिए ठीक है, शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों को शिक्षण दोनों में सुधार करना, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है कि शिक्षार्थी के अधिगम में भी सुधार करेंगे और शिक्षक के में शिक्षण में भी। परीक्षा में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार करना, ये भी सही है लेकिन बहुत सही नहीं है। फिर क्या कह रहा है, कक्षा में प्रदर्शन में सुधार करना, ये भी नहीं होगा। सिर्फ प्रदर्शन में सुधार करना ये भी गलत होगा, लेकिन क्या शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना। तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बी फॉर बेस्ट सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों आज की क्लास मेरी यहीं समाप्त होती है। आज का सेशन, आज का क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए अगर, क्योंकि आपको क्या समय समय पे सीटेट से रिगार्डिंग जितनी क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। हमारे सारे टीचर्स एक एक प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं हर सब्जेक्ट का, वो आपको करा रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा और सारी क्लासेस आखिरी समय है, सब अच्छे से सब कुछ रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा साथ दीजिए और हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।